हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन एकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज योर मेंटर दक्षायनी वन रिंकी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया था और अब बारी हमारे अगले चैप्टर की दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये चैप्टर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बट अब नहीं लगेगा। तो फटाफट शुरू करते हैं आज हम अपना नया चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे को कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो देखिए हमारे को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हमारे को 6 टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। व्हाट इज यूटिलिटी, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी हमारे को पता करना है कि क्या होता है यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और बीच में एक और लॉ आ जाता है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये 6 टॉपिक्स हमारे को इस चैप्टर में कवर करना है। तो फटाफट लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। इस चैप्टर का पूरा बेस, क्योंकि बार बार हम पढ़ेंगे यूटिलिटी यूटिलिटी यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी बेसिकली होता क्या है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब अगर कोई भी कमोडिटी तुम्हारी किसी भी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस कमोडिटी में यूटिलिटी है। क्या है? यूटिलिटी है। वो तुम्हारे को यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्यास लग रही है, मैंने पानी पी ली, तो उस पानी में क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है। मेरे को कुछ मीठा खाने का मन है, मैंने चॉकलेट खा लिया, उस चॉकलेट में क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है। तो कोई भी चीज अगर तुम्हारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारे को यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फाइन, ओके। नेक्स्ट, अब जानेंगे कि यूटिलिटी के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा 5 फीचर्स हैं। फर्स्ट, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव मतलब क्या है कि यूटिलिटी हम ये नहीं बता सकते कि मेरे को किस चीज से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बता सकते हो क्या कि मेरे को अगर आइसक्रीम खा रही हूं मैं या चॉकलेट खा रही हूं तो मेरे को उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? नहीं। तो इसी से हमारा दूसरा फीचर निकल के आता है दैट यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव है और यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक। पर हमारे जो एल्फ्रेड मार्शल हैं उन्होंने बोला कि हम यूटिलिटी को मेजर तो नहीं कर सकते बट हम एक इमेजिनरी यूनिट बना रहे हैं दैट इज यूटिल्स। क्या बना रहे हैं? यूटिल्स। तो यूटिल्स में हम जो है यूटिलिटी को मेजर करेंगे। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट फीचर इज यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है किसी चीज से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो पर किसी और को नहीं मिल रहा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यूटिलिटी इज रिलेटिव, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी को मिले और किसी को ना मिले। और साथ ही साथ यूटिलिटी डिफर प्लेस टू प्लेस। ठीक है। किसी जगह उस चीज की सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी, किसी चीज में नहीं मिल रही होगी। जहां पे सर्दी हो रही होगी वहां पे अगर आप गर्म कपड़े पहनोगे तो वहां पे सेटिस्फैक्शन आपके वांट को सेटिस्फाई कर रहा होगा। बट कहीं पे गर्मी है तो वहां पे अगर गर्म कपड़े पहनोगे तो क्या आपके वांट को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। राइट। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल्सो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी चीज से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो जरूरी नहीं वो आपके लिए यूजफुल भी हो। एग्जाम्पल, सिगरेट्स। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा बट क्या उसके लिए वो यूजफुल है? नहीं। तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। जरूरी नहीं कि अगर किसी से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो आपके लिए यूजफुल भी होगा। फाइन, ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर इज डिवॉइड ऑफ एथिकल कॉनोटेशन। मतलब यूटिलिटी को एथिक्स से कोई मतलब नहीं है, कोई दोनों का कोई भी वास्ता नहीं है। इसका मतलब अगर कोई अल्कोहल पी रहा है, क्या वो एथिकल है? नहीं। बट उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। सो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी और आपका एथिक्स दोनों ही बहुत ही अलग हैं। ठीक है। हमारे को जरूरी नहीं कोई चीज आपको सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो एथिकल भी हो। क्लियर? आई होप आपको यहां तक क्लियर हो चुका है व्हाट इज यूटिलिटी और यूटिलिटी के फीचर्स क्या है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज यूटिलिटी के टाइप्स। 2 टाइप के यूटिलिटी होते हैं, एक होता है टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। कौन से हैं 2? एक टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, इफ आई हैव ऑर्डर्ड अ मीडियम साइज पिज्जा, तो उसमें 6 स्लाइसेस आएंगे पिज्जा के। ठीक है। अब वो इंसान 2 इंसान तो मिलके खा ही सकते हैं। ठीक है। मेरे जैसा नहीं खा सकता, पूरा का पूरा मीडियम पिज्जा तो नहीं खा सकता। आप खा सकते हो क्या? देखो, सो बेसिकली अगर मैं बोल रही हूँ मैंने एक मीडियम साइज पिज्जा ऑर्डर करा 2 इंसान के लिए बट मैं उसको लेके बैठ गई। ठीक है। अब अगर मैं
बहुत ज़्यादा भूखी और मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, तो मैं जैसे ही फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा जो है लूँगी तो मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो जैसे हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा लिया तो मुझे उससे यूटिलिटी मिल रही है 10 की। कितने की मिल रही है? 10 की यूटिलिटी मिल रही है। क्लियर? ओके। फिर जब मैं दूसरे स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा को लूँगी तो क्या मुझे पहले से थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। तो सेकेंड वाले से मेरे को कम मिलेगा, दैट इज 7। फिर थर्ड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा लूँगी तो उससे और कम मिलेगा, 4। ठीक है। फोर्थ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा से 1 मिलेगा। ठीक है। अगर मैं तब भी नहीं रुकी कि भाई यार पैसा वसूल करना है, मुझे खाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, फेंक सकते नहीं, घर वाले डांटेंगे, तो फिर अगर मैं फिफ्थ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा लेती हूँ तो उससे मेरे को यूटिलिटी 0 मिलेगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेट भर चुका था। हाँ या नहीं? बिल्कुल। बट अगर बाय चांस मैं नहीं रुकती और मैं सिक्स्थ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा लेती तो मेरी यूटिलिटी किस में चली जाती? नेगेटिव में। समझ रहे हो ना? नेगेटिव में चली जाती यूटिलिटी। तो फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा से मेरे को सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिली और उसके बाद जैसे जैसे मैं अपने यूनिट्स बढ़ाऊंगी, मैं और अगर स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा लेती रहूंगी तो मेरे को जो उससे यूटिलिटी मिलेगी वो कम होती रहेगी। फाइन, नाइस। तो हर एक एक एडिशनल यूनिट से आपको जितनी भी यूटिलिटी मिल रही है, एडिशनल यूनिट से एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं हम, जो वो मिल रही है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? ओके। तो अब अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट यूनिट से मेरे को 10 का मिला और सेकंड से मेरे को 7 की यूटिल्स मिले, ठीक है, तो इन टोटल मेरे को कितना मिल गया? 17। फर्स्ट से तो टोटल 10 का ही मिला होगा, बट दूसरा जैसे ही मैंने लिया तो मेरे को इन टोटल 17 मिला होगा। ठीक है। और अगर मैंने थर्ड स्लाइस लिया तो पहले से 10, दूसरे से 7 एंड थर्ड से 4, तो इन टोटल मेरे को कितना मिला होगा? 21। 10 + 7 + 4। ठीक है। फिर फोर्थ स्लाइस से 1 और ऐड हो गया तो ये 22 हो गया। फिर उसके बाद मेरे को मिला ही नहीं तो 22 ही रहेगा। और उसके बाद अगर मैं 6 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा भी लेती तो वो मेरा नेगेटिव में चला जाता और ये कितना हो जाता? टोटल यूटिलिटी कम होके 19 हो जाता। आई होप आपको क्लियर है। इसी को ही हमने एक बस टेबल फॉर्म में यूटिलिटी का एक पूरा शेड्यूल बना दिया। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती रहेगी और इसको ही मैं अगर ऐड करती हुई चलूँ तो वो मेरे को क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है। सो इससे मैं क्या बोल सकती हूँ? टोटल यूटिलिटी मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला। ठीक है। स्पेसिफिक क्वांटिटी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा गया है। ठीक है। आपका जो लास्ट ईयर का स्पेसिमेन पेपर था उसमें पूछा गया कि टोटल यूटिलिटी में हम कौन सी क्वांटिटी लेंगे? स्पेसिफिक क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी, मार्जिन, एडिशनल क्वांटिटी। ठीक है। तो हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक क्वांटिटी। ठीक है। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। फाइन, ओके। और अगर एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट से आपको जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, एडिशनल यूनिट से एडिशनल यूटिलिटी जो मिल रही है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? ओके। चलिए, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी दो टाइप के हैं, टोटल एंड मार्जिनल। क्या इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। देखो क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि जैसे जैसे मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, पर पॉजिटिव है। पर क्या है? पॉजिटिव। पर जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम 22 पे पहुंच गई, वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी जब तक के बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई, वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। और जैसे ही टीयू हमारा, टोटल यूटिलिटी हमारा कम होने लग गया, मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे नेगेटिव हो रही है। क्लियर? ओके। तो इसी को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो हम क्या बोलेंगे? देखो, टीयू हमारा इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम पहुंच गया और उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है। तो जब तक टीयू हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, पर पॉजिटिव है। जैसे ही टीयू मैक्सिमम पहुंच गया और तो वहां पे एमयू क्या हो गया? 0। एमयू क्या हो गया? 0। और इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेटाइटी, जहां पे
या तो TU मैक्सिमम है और MU 0 है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। और जहां पे हमारा TU जैसी ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, वहां पे हमारा MU नेगेटिव हो गया, वहां पे हमारा MU क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर? तो इसी को ही हमने बस इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप यहाँ पे अब एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक्स फटाफट कंप्लीट भी कर लिए हैं, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जैसे जैसे मैं अपने यूनिट्स को इंक्रीज करूंगी, कंजप्शन को इंक्रीज करूंगी, तो मेरी जो एडिशनल यूटिलिटी है और एक्स्ट्रा जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कम होता रहेगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे जैसे मैं कंज्यूम करती रहूंगी, मेरे को जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस चीज से वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो यही चीज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक्सप्लेन करा गया है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स अपना इंक्रीज करेंगे, कंजप्शन इंक्रीज करेंगे, उससे जो मेरे को एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी वो मेरी कम होती जाएगी, ठीक है। देखो, the utility derived by the consumer from the additional unit that is marginal utility goes on decreasing, ठीक है। तो मेरे को जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कम होती रहेगी जैसे जैसे मैं कंजप्शन को इंक्रीज करूंगी। फाइन, ओके। पर यहाँ पे एक चीज है, दैट इज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दूसरी चीजें इक्वल होनी चाहिए या कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसी को हम कहते हैं अजम्पशंस। ये लॉ तभी काम करता है जब हमने कुछ अजम्पशंस लिए होंगे, ठीक है। तो वो अजम्पशंस क्या है कि सारे के सारे यूनिट्स आइडेंटिकल होने चाहिए। हर यूनिट जो है आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड होना चाहिए हर एक का। अगर हम कोई भी पिज़्ज़ा ले रहे हैं तो पिज़्ज़ा सारे के सारे या तो रेगुलर साइज पिज़्ज़ा हो या मीडियम साइज पिज़्ज़ा हो या लार्ज पिज़्ज़ा हो, हाँ या नहीं। तो सारे के यूनिट्स जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड होने चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे टेस्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हम अपने कंजप्शन में क्वांटिन्यूटी रखें, ब्रेक ना ले। ऐसे नहीं मतलब कि बस लेते खाते गए, वो बात नहीं कर रही मैं बोल रही हूँ कि जब हम खा रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हम उसको कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करें, ठीक है। उसमें ब्रेक ना लें, क्योंकि अगर ब्रेक लेके आराम से फिर खाओगे तो उससे हो सकता है कि आपकी सेटिस्फैक्शन वापस से इंक्रीज हो जाए, तो वहां पे ये लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन द यूनिट्स। कौन से इमेजिनरी यूनिट है वो, यूटिल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर रैशनल है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर कोई भी डिसीजन लेगा वो इंटेलिजेंटली लेगा, और जो उसका मेन पर्पस होगा वो ये होगा कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। उसका मेन पर्पस क्या होगा, मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी चीज़ बोलूँ, कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो, तो क्या उससे जो यूटिलिटी आपको मिल रही है वो कम होती जाती है? बिल्कुल। बट अगर आपको मैं वही 100 रुपये का नोट दूँ, वापस 100 रुपये का नोट दूँ, वापस एक और 100 रुपये का नोट दूँ, क्या आपकी उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी या बढ़ेगी? वो बढ़ती जाएगी। वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो ये कह रहा है कि आपको जो यूटिलिटी उस मनी से मिलती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। ये लॉ के एक्सप्लेनेशन क्या है, यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप वहां पे सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखने वाले हो, लॉ की स्टेटमेंट लिखोगे कि क्या कहता है लॉ, फिर उसके एजम्पशंस लिखोगे, नेक्स्ट उसके एक्सप्लेनेशन लिखोगे, लॉ की पूरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये 3 चीजें आपको लिखनी है। तो लॉ के एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे ये क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जैसे जैसे हम जो है कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं और उसके यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं, तो उसको कंज्यूम करने की जो डिजायर है, जो हमारी विलिंगनेस है, वो क्या होती रहेगी, कम होती जाती है, हाँ या नहीं। मेरा बहुत मन कर रहा है अगर पिज़्ज़ा खाने का, और जैसे जैसे मैं उसको कंज्यूम करती रहूंगी, उसको खाने की जो मेरी इच्छा थी, जो मेरे को डिजायर थी मेरी, वो कम होती रहेगी, ठीक है। एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर कोई भी कमोडिटी है जिसके बहुत मल्टीपल यूजेस हैं, तो हम सबसे पहले उस चीज को वहां यूटिलाइज करेंगे जहां पे उसका सबसे ज्यादा अर्जेंट नीड है। तो मोस्ट अर्जेंट नीड में उसको यूटिलाइज करेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम,
ठीक है, तो ये दो है हमारी एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, अजम्पशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। डन। तो हम अब तक के कितने टॉपिक्स कर चुके हैं, जल्दी देखें। हमने यूटिलिटी क्या होता है ये जान लिया, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है ये भी पता कर लिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहां तक क्या आपको क्लियर है अच्छे से? श्योर, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू मैंने एक चार्ट में डाला है, देखो। अब हमारे को पढ़ना है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है? जब उसको जो सेटिस्फैक्शन है, कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो जब मैक्सिमम उसे मिल जाती है, कंज्यूमर को जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाती है तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो अब मेरे को ये जानना है कि मैं ऐसे कितने यूनिट्स कंज्यूम करूं, या किसी भी कंज्यूमर को कितने यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ऐसे कितने यूनिट्स करने चाहिए? देखो, अब ये जानने के लिए कि हमारे को कितने यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए, इसके अलग अलग अप्रोचेस हैं। तो सबसे पहला अप्रोच है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। पहला कौन सा है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका दूसरा नाम क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। या दूसरा एनालिसिस कौन सा है? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेस हैं जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब कितनी क्वांटिटी वो कंज्यूम करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, तो यहाँ पे दो केसेस आते हैं। अगर मैं एक कमोडिटी कंज्यूम करती हूँ तो उसके कितने यूनिट्स परचेज करूं, और अगर मैं 2 कमोडिटीज खरीदती हूँ तो कितने यूनिट्स दोनों के परचेज करूं ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी, तो लेट्स कंटिन्यू। तो अब जो वन कमोडिटी केस है, वन कमोडिटी केस में हम जो लॉ देखने वाले हैं वो कौन सा लॉ ऑपरेट करेगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो अभी हमने लॉ पढ़ा वो लॉ जो है वन कमोडिटी केस में चलेगा। तो 2 कमोडिटी केस में कौन सा लॉ चलेगा? 2 कमोडिटी केस में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा लॉ पढ़ेंगे? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो वन कमोडिटी केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम तो करती है, बट हम बोलते हैं कि वन कमोडिटी, अगर मैं एक कमोडिटी जो है कंज्यूम करती हूँ तो एक कोई कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसकी जो यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उस कमोडिटी के प्राइस के इक्वल हो जाए। इसको हम डिटेल में अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 2 कमोडिटी केस में कब होगा वो इक्विलिब्रियम में? जब MU, उसकी जो यूटिलिटी है उसके प्राइस के प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, तो जब दोनों कमोडिटीज के जो प्राइसेस यूटिलिटी मिल रही है वो उसके प्राइस के प्रोपोर्शन हो और वो दोनों इक्वल हो जाए, तब जो है कंज्यूमर उतनी क्वांटिटी को परचेज करेगा। इन सारे दो ये जो कंडीशंस है इसको बहुत ही हम डिटेल्स में अब आगे पढ़ने वाले हैं, बट मैं एक ओवरव्यू देना चाह रही थी कि अब आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को ये जानना है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 अप्रोचेस पढ़ेंगे हम, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमारे 2 केसेस हैं, 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस। 1 कमोडिटी केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करती है, 2 कमोडिटी केस में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारा 1 कमोडिटी केस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? 1 कमोडिटी केस। ठीक है, तो कार्डिनल मतलब क्या होता है? नंबर। कार्डिनल मीन्स नंबर। तो ये यूटिलिटी अप्रोच ये खुद में ही ये कहता है कि हम अपने यूटिलिटीज को इन नंबर मेजर कर सकते हैं, इन नंबर्स मेजर कर सकते हैं। कौन सा यूनिट है वो? यूटिल्स। तो यूटिल्स में हम जो है अपने यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब अगर मैं इस 1 कमोडिटी केस को एक्सप्लेन करूं तो एक एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं। ये एग्जाम्पल आपके बुक में भी है तो आप देख सकते हो उसमें। तो अब क्या कहता है कि हम क्या परचेज कर रहे हैं? शर्ट्स परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? शर्ट परचेज कर रहे हैं, और एक शर्ट की जो प्राइस है वो है 600। एक शर्ट की प्राइस कितनी है? 600। तो जैसे जैसे मैं यूनिट्स अपना कंज्यूम करूंगी, एक शर्ट लिया, 2, 3, 4, 5,
ठीक है, जो मैं शर्ट्स और खरीदूं अगर, तो उससे जो मेरे को एडिशनल यूटिलिटी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी जो मेरे को मिलने वाली है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो क्या हो रही है, कम हो रही है कि नहीं। देखो यहाँ पे एक यूनिट से मेरे को 700 का मिला यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट दोनों से नहीं, सेकेंड यूनिट से मेरे को कितना मिला 650 का, थर्ड यूनिट से मेरे को 600 का, फोर्थ यूनिट से 500 का और फिफ्थ यूनिट से 350 का, राइट। तो जैसे जैसे मेरे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरी यूटिलिटी जो मिल रही है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाएगा। तो फिर भाई मैं अब कितने शर्ट्स खरीदूं ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, तो मैं उतने शर्ट्स खरीदूंगी जहां पे प्राइस के इक्वल मुझे यूटिलिटी मिल रही हो। मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल मिल रही हो, जो हमारा शर्ट का प्राइस है उसके इक्वल। तो शर्ट का प्राइस तो 600 है, तो देखो 600 हमारे को यूटिलिटी कहाँ मिल रही है, ये रही। तो मैं कितने यूनिट्स परचेज करूं, 3 यूनिट्स मैं क्या करूंगी, परचेज करूंगी ताकि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। और यहाँ पे इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। कंज्यूमर कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं तो स्टेटमेंट क्या कहता है, एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर, मतलब ऐसा कंज्यूमर जो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, will be in equilibrium when he purchases that much quantity of a commodity where marginal utility of the commodity equal its price। जहां पे MU हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगा उस कॉमोडिटी के प्राइस के, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा इन वन कॉमोडिटी केस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या क्या एजम्पशंस हैं, इस वन कॉमोडिटी केस में हम एजम्पशन लेके चलेंगे कि कंज्यूमर रैशनल है हमारा, यूटिलिटी इज मेजरेबल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे काम करता है, मैं बता चुकी हूँ आपको ये सारी चीजें, एंड यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी इज कांस्टेंट। जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन करा था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारे को मनी से मिल रही है, जो पैसे से मिल रही है, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया गया कि वन कॉमोडिटी केस को एक्सप्लेन करना है, तो आप पहले उसकी डेफिनेशन लिख के आएंगे, उसके एजम्पशंस लिख के आएंगे, ये शेड्यूल बना के आएंगे और फिर उसका कर्व बनाएंगे, कर्व अभी एक्सप्लेन करूंगी, और लास्ट में आप लिखोगे कि मैं कितने शर्ट्स, कंक्लूजन दोगे कि कितने यूनिट्स मेरे को परचेज करने चाहिए ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाए। आई होप आपको क्लियर है। ओके, तो अगर मैं कर्व देखूं इसका, तो प्राइस तो 600 ही रहेंगे, तो प्राइस तो मैंने कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, प्राइस मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और MU कम होता जाता है, जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, तो ये डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हमारा प्राइस और यूटिलिटी दोनों मिल गए, उस पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो एक साइड हम मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ले लेंगे और दूसरी साइड हम नंबर ऑफ शर्ट्स ले लेंगे। ठीक, आई होप आपको ग्राफ भी क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। और अब हमारी बारी है टू कमोडिटी केस की, और टू कमोडिटी केस में कौन सा लॉ काम करता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर एग्जाम में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको पूछ लिया गया, तो उसका मतलब है आपको टू कमोडिटी केस एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ओके, तो ऊपर तो मैं सिर्फ एक शर्ट खरीद रही थी, अब बारी है अगर दो कमोडिटीज खरीदती हूं तो कितनी यूनिट्स एक की खरीदूं और कितनी दूसरे की खरीदूं, ताकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, तो बेसिकली कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल से, शेड्यूल से ही देखेंगे, जैसे हमने ऊपर देखा। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹40। ओके, चलो, तो अब एक एग्जाम्पल से जानते हैं। उसके लिए पहले हमारे को कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो देखो, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, कंज्यूमर उस पॉइंट पे उतने यूनिट्स में इक्विलिब्रियम में होगा जहां पे ये कंडीशन जो है ना, MUX अपॉन PX, एक X है कमोडिटी और एक Y कमोडिटी है, दो कमोडिटीज है X एंड Y। तो X की जो मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रही है, X से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसको डिवाइड करेंगे उसके प्राइस से। ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए Y के मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन Y के प्राइस से। तो जहां पे ये कंडीशन मीट कर रही है, वहां पे उतने यूनिट्स कंज्यूमर परचेज करेगा ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, बट अब देखो, अगर इसमें
आपको ना एग्जाम में सिर्फ यूनिट्स दे दी जाएंगी, एक्स से कितनी यूटिलिटी मिल रही है और वाई से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, सिर्फ ये दिया जाएगा। ये जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, देखो आपको ये 3 कॉलम दिए जाएंगे, आपको एक्स के वाई के प्राइसेस बता दिए जाएंगे और कंज्यूमर की इनकम कितनी है ये भी बता दी जाएगी। आपको बेसिकली निकालना क्या है, ये वाला MUX अपॉन PX एंड MUY अपॉन PY, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा और ईजी है बहुत ज़्यादा। देखो तो आपको यूनिट्स दे दिए, एक्स की यूटिलिटी दे दी और वाई को कंज्यूम करते तो उसकी यूटिलिटी दे दी, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं हमारी यूटिलिटी कम होती जा रही है, एक्स की भी और वाई की भी, ठीक है। अब मेरे को जानना क्या है, मेरे को पता क्या करना है, MUX अपॉन PX, मुझे क्या जानना है, MUX अपॉन PX। तो मैं हर एक MUX को, जितनी भी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको डिवाइड करूंगी एक्स के प्राइसेस से, और एक्स की प्राइस कितने हैं, ₹5, कितने हैं, ₹5। तो ₹5 से मैं क्या कर दूंगी, MUX को डिवाइड। तो देखो मैंने 50 अपॉन 5, 50 था MU, डिवाइड बाय 5 करा 10 आ गया। ऐसे 45 को 5 से डिवाइड करा 9, 40 को 5 से डिवाइड करा 8। तो हर एक को उसके प्राइस से डिवाइड करोगे, एक्स को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा MUX अपॉन PX, दैट इज 10, 9, 8, 7, 6, 5 ये आ जाएंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब मैं अगर बोलूं MUY अपॉन PY, MUY अपॉन PY भी ऐसे निकालेंगे हम, जो हमारी Y से यूटिलिटी मिल रही है वो डिवाइडेड बाय Y के प्राइसेस, कितने हैं Y के प्राइसेस 10, तो सबको मैंने देखो 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड करके जितना आंसर आएगा वो हम लिख देंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, बिल्कुल। तो अब समझो, इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखिए, अब कंडीशन क्या थी, हमारे को वो यूनिट्स देखने हैं, वो कॉम्बिनेशंस देखने हैं जहां पे MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल्स टू द MUY अपॉन PY, ठीक है। तो देखो कहां कहां पे इक्वल है, यहां देखो MUX यहाँ पे 8, 8 सेम है, 7, 7, 6, 6, 5, 5। इसका मतलब क्या है, रुको समझो, देखो जहां पे 8, 8 सेम आ रहा है, ठीक है, वो देखो 8 कहां पे सेम आ रहा है, 3 यूनिट्स, मतलब हम क्या करेंगे 3 यूनिट्स ऑफ X खरीदेंगे और 1 यूनिट ऑफ Y खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में अगर मैं 3 यूनिट ऑफ X खरीदती हूँ और 1 यूनिट ऑफ Y खरीदती हूँ तो वहां पे मेरे को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 8, 8 सेम है हमारा, हाँ या नहीं, और ऐसी 7, 7 सेम है, तो 7, 7 सेम है मतलब 7 के मैं 4 यूनिट्स खरीदूंगी, एक्स के मैं 4 यूनिट्स खरीदूंगी और Y के 2 यूनिट्स खरीदूंगी। या एक और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 5 यूनिट्स ऑफ X एंड 3 यूनिट्स ऑफ Y। एक और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है मेरा, 6 यूनिट्स ऑफ X एंड 4 यूनिट्स ऑफ Y। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन गए, तो यहाँ पे मेरे को 4 कॉम्बिनेशंस मिल गए। इन चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर परचेज करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब बात आती है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि यार मेरे पास तो 4 कॉम्बिनेशंस हैं, तो अब मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करूं। तो अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है कि कंज्यूमर को अपनी जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी एंटायर खर्च कर देनी पड़ेगी, ठीक है, उन 2 कमोडिटीज को खरीदने के लिए। ओके, तो कंज्यूमर की इनकम कितनी 40। तो देखते हैं कि अगर मैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से कि अगर मैं वो परचेज करती हूँ तो मेरा कितना खर्चा होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। देखो तो हमने जो अभी कॉम्बिनेशंस डिसाइड करे थे वो कॉम्बिनेशंस यहाँ आ गए, 3 यूनिट्स ऑफ X, 1 यूनिट ऑफ Y, 4 यूनिट्स ऑफ X, 2 यूनिट्स ऑफ Y, 5 यूनिट्स ऑफ X, 3 यूनिट्स ऑफ Y, 6 यूनिट्स ऑफ X एंड 4 यूनिट्स ऑफ Y। तो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ गए, 4 कॉम्बिनेशंस जो हमने बनाए थे वो यहाँ पे आ गए। तो अब क्योंकि मुझे पता है कि X के प्राइसेस 5 हैं और Y के प्राइसेस 10 है, एक X खरीदूंगी तो 5 रुपए का, अगर मैं एक Y खरीदूंगी तो 10 रुपीज का, हाँ या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 यूनिट्स जो है X के खरीद रही हूँ तो मेरे को खर्चा कितना होगा, मेरा 15 रुपीज, यहाँ पे कितना होगा 15, और अगर 1 यूनिट Y का खरीदूं तो 10, तो टोटल मेरा कितना एक्सपेंस होगा 25 का,
ठीक है। तो ऐसे ही मैं 4 यूनिट्स ऑफ x खरीदूंगी तो 4 × 5 20, और अगर 2 y खरीदूंगी तो 20 रुपए और जाएंगे मेरे, तो कितने हो जाएंगे ये 40। ऐसे ही 5 अगर मैं x खरीदती हूँ तो 5 25 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही हमारा 3 यूनिट्स अगर मैं y के खरीदती हूँ तो 30 रुपए, तो ये टोटल कितना हो जाएंगे 55। और ऐसे ही अगर मैं 6 यूनिट्स खरीदूं x के तो मेरे कितने जाएंगे 30 रुपीज़ जाएंगे। अगर 4 यूनिट्स खरीदती हूँ y के तो मेरे 40 रुपीज़ जाएंगे, तो मेरे कितना खर्चा होगा 70 का। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में मेरा इतना इतना एक्सपेंस होगा, पर मेरी इनकम कितनी है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है 40, कंज्यूमर की इनकम कितनी है 40, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदेगा, वो सेकेंड कॉम्बिनेशन खरीदने वाला है, क्योंकि वहां पे जो है उसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा 40 आएगा। 55 और 70 तो खरीद ही नहीं सकता क्योंकि वो उसके बजट के बाहर है, आया नहीं। और 25 में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा क्योंकि कंज्यूमर इज रैशनल, उसको चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तो वो कौन सी कॉमोडिटी खरीदेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदेगा सेकंड। तो सेकंड में हम वो क्या करने वाला है, वो x के 4 यूनिट्स खरीदेगा और y के 2 यूनिट्स खरीदेगा ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कंक्लूजन, consumer will be in equilibrium when he buy 4 units of x and 2 units of y and thereby spends a total sum of ₹40 रुपीज अपना स्पेंड करके वो 4 यूनिट x का खरीद ले, 2 यूनिट y का खरीद ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करके दिखाया है। देखो हमने यहाँ पे एक साइड ले लिया MUX/PX और एक साइड लिया यूनिट्स ऑफ x, मतलब 1 2 3 4 5 6 जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ मेरे को कितनी MUX/PX मिल रहा है। MUX/PX देखो कितना आ रहा था, MUX/PX कितना आ रहा था 10, देखो 10 9 8 7 6 5 ये है, और MUY/PY कितना है 8 7 6 5 4 3। ठीक है, तो उसी को ही हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे हमने यूनिट्स रखे, इसको मैच करा, कर्व बनाया। जो हमारा कर्व बन रहा है वो देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे जा रहा है। ठीक है, पर अब यहाँ पे दोनों में इक्वल कहाँ आ रहा है, कौन सा इक्वल आ रहा है 7 7, आया नहीं। तो हमने जो चूज करा था क्या वहां पे 7 आ रहा है। देखो हमने कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करा, 4 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। देखिए क्या हमने यहाँ पे देखो 7 ये रहा, क्या यहाँ पे 4 यूनिट्स ऑफ x है बिल्कुल, और क्या यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ y है बिल्कुल। ठीक है, तो ग्राफ में भी हमारा वो रिप्रेजेंट हो गया। समझ आ गया, ग्राफ से हम भी पता चल गया कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ होगी, जब हम 7 MU/PX होगा, MUX/PX या MUY/PY होगा। ठीक है, तो 4 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस खरीदेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप आपको ये लॉ अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि ये लॉ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब क्लियर है हर एक पॉइंट, अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ बताइएगा, कोई भी डाउट हो अगर इस लॉ में। चलिए, तो अब हमने देख लिया 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस। अगर मैं 1 यूनिट परचेज करती हूँ तो अब कब इक्विलिब्रियम में होगा कंज्यूमर, और अगर 2 कमोडिटीज खरीदेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमने देखा था ना कि 2 हमारे अप्रोचेस थे। फर्स्ट अप्रोच था हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा था हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल हमने पढ़ लिया, तो अब वहां पे दिक्कत क्या थी, वहां पे दिक्कत ये थी कि अल्फ्रेड मार्शल ये कह रहे थे कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे को किस चीज से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्या क्वांटिटी में तुम बता सकते हो कि तुम्हारे को मेरे को 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे 20 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला इसको कंज्यूम करके, नहीं बता सकते। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, हमने पहले ही फीचर्स में पढ़ा था, बट अल्फ्रेड मार्शल जी ने बोला कि नहीं, हम एक इमेजिनरी यूनिट बनाएंगे यूटिल्स और उसमें हम मेजर करेंगे, पर जबकि हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर और 2 लोग आए, हिक्स एंड एलन, 2 लोग जो थे उन्होंने बोला कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, बट क्या हम ये बता सकते हैं कि मेरे को इसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और इसमें कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ज्यादा या कम तो बता सकते हैं, पर कितना वो नहीं बता सकते। तो हिक्स एंड एलन जो लेके आए वो लेके आए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। वो क्या लेके आए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें ताकि हमारे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि किस में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और किस में कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो क्या यहाँ पे हमारे को दो कमोडिटीज का एटलीस्ट होना जरूरी है? बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे एक कमोडिटी को कंपेयर कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट यहाँ पे हम जो पूरा केस लेके चलेंगे, यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि एटलीस्ट 2 कमोडिटीज हो और उसमें देखें कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें और कौन सा नहीं। ठीक है, ओके। तो अब हमारे को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ने के लिए अब एक बात समझो, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है ना, वो कर्व बनता है ऐसे। वो कर्व कैसे बनता है? ऐसे। अब बात आती है कि ये कर्व ऐसे बनाया क्यों गया, वाई? तो उसके लिए, ये कर्व समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं अब एग्जांपल लेके चल रही हूँ और पहली ही बता रही हूँ मैं कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, बट इस सिर्फ कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कर्व बना क्यों है, हम अज्यूम कर रहे हैं अभी के लिए कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस कर्व को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, बट बेसिकली आईसी जो हमारा जो यूटिलिटी है वो हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ इस कर्व को समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, चलिए तो अब एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल, अब एक लड़का है, वो सुपरमार्केट जाता है। ठीक है, उसके पास 100 रुपए। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। उसको यूटिलिटी चाहिए 200 की। उसको क्या चाहिए? 200 की यूटिलिटी चाहिए। अब वो सुपरमार्केट जा रहा है, उसको बनानास एंड मैंगोस एंड एप्पल ले लेता है। मैंगो एंड एप्पल परचेज करना है, और जब वो परचेज करे तो ये शर्त है उसकी कि मेरे को 100 रुपए खर्च करने हैं और वो 100 रुपए खर्च करने के बाद मुझे 200 की यूटिलिटी मिल जानी चाहिए। मेरे को कितने की यूटिलिटी मिलनी चाहिए? 200 की यूटिलिटी। तो वो सुपरमार्केट जा रहा है, ठीक है, उसको मैंगोस एंड एप्पल्स खरीदने हैं, उसके पास 100 रुपए हैं, उसको यूटिलिटी 200 की चाहिए। यहां तक के क्लियर? ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि ये बताओ कि भाई यार मैंगो से तुम्हें सेटिस्फैक्शन कितने का मिलेगा? उसने बोला मेरे को 10 का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, मेजर नहीं कर सकते बट एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, फिर और एप्पल से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर तुम लेते हो? तो एक एप्पल से उसको 20 का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा ओके, तो मैंगो से 10 का मिल रहा है और एप्पल से 20 का मिल रहा है। तो और एक मैंगो कंज्यूम करोगे तो एक मैंगो है तुम्हारा 5 रुपए का और एक एप्पल है तुम्हारा 10 रुपए का। ठीक है, तो अब मेरे को फटाफट ये बताओ कि मैंगो मैं कितने खरीदूं, ताकि मैंगो और एप्पल मैं कितने कितने खरीदूं ताकि मेरे 100 रुपए भी खर्च हो जाए और मेरे को 200 की भी यूटिलिटी मिल जाए। फटाफट बताओ, फटाफट सोचो कि मैंगो कितने यूनिट्स खरीदूं, एप्पल कितने यूनिट्स खरीदूं ताकि मेरे 100 रुपए भी खर्च हो जाए और 200 की यूटिलिटी मिल जाए। देखो, अगर आपने बता दिया ये कि मैं 10 मैंगो खरीदूं और 5 एप्पल खरीदूं, तो भाई पढ़ाई अच्छी चल रही है फिर तो तुम लोगों की। तो 10 मैंगो अगर मैं खरीदती हूं और एक मैंगो कितने का? 5 रुपीज। एक मैंगो कितने का? 5 रुपीज। तो अगर मैं 5 मैंगो खरीदूंगी तो मेरे 50 रुपए जाएंगे। ठीक है, और मैं अगर 10 मैंगो खरीदती हूँ 5 रुपए का एक, तो 50 रुपए जाएंगे। 5 एप्पल खरीदती हूँ और वो कितने का है? 10 रुपीज का है, तो 50 रुपीज। तो 50 + 50 100 रुपीज जा रहे हैं मेरे यहाँ पे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और यूटिलिटी भी देख लेते हैं। मेरे को मैंगो से यूटिलिटी कितने की मिलती है? 10 की। और मैं कितने परचेज कर रही हूँ? 10 परचेज कर रही हूँ, तो मुझे 100 की यूटिलिटी मिल रही है। ऐसी ही मेरे को एप्पल से कितनी यूटिलिटी मिलती है? 20 की। और मैं परचेज कितने कर रही हूँ? 5 एप्पल्स परचेज कर रही हूँ, तो इससे भी 100 की यूटिलिटी मिल रही है। और इससे टोटल कितने की मिल रही है? 200। तो क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए कि मैं 100 रुपए भी खर्च कर रही हूँ और मेरे को यूटिलिटी भी 200 की मिल रही है? तो मैं ऐसे कितने यूनिट्स परचेज करूँ? 10 मैंगो और 5 एप्पल। 10 मैंगो और 5 एप्पल अगर मैं परचेज करती हूँ तो मेरे को 100 रुपए भी खर्च हो गए और 200 रुपए के यूटिलिटी 200 की यूटिलिटी भी मिल गई। क्लियर? ओके। बट एक बात बताओ, अगर वो लड़का सुपरमार्केट जाता और उसने डिसाइड करा कि यार मेरे को 5 एप्पल खरीदना है, 10 मैंगो खरीदना, 5 एप्पल और 10 मैंगो खरीदने हैं, बट मार्केट गया, पता चला कि एप्पल 4 ही है। उसको खरीदना कितना था? 5, बट पता चला कि एप्पल है कितने? सिर्फ 4 एप्पल सुपरमार्केट में अवेलेबल हैं। अब क्या करें? क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन तो 200 का चाहिए और 100 रुपए खर्च भी हो जाने चाहिए। तो वो क्या करेगा? अब वो 4 एप्पल तो खरीदेगा ही खरीदेगा, अब मैंगो बढ़ा देगा। पहले मैंगो 10 ले रहा था, अब कितने लेगा? 12। ठीक है, तो अगर देखो 12 मैंगोस और 4 एप्पल लेता है,
4 एप्पल में 40 रुपये, 12 मैंगोज में 60 रुपीज़, तो टोटल 100 रुपये खर्च हो गए। और ऐसी ही यूटिलिटी देखो, 80 की यूटिलिटी मिलेगी एप्पल से और 120 की यूटिलिटी मिलेगी मैंगोज से, और टोटल कितना मिल रहा है 200। क्लियर? बिल्कुल। तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गया, या तो हम 4 एप्पल 12 मैंगोज खरीद लें, या 10 मैंगोज 5 एप्पल्स खरीद लें, ठीक है। बट मानो मेरे को यहाँ पे खरीदना था 10 मैंगोज, कितने खरीदने थे 10 मैंगोज, बट मार्केट में सिर्फ अगर 8 ही अवेलेबल होते तो मैं एप्पल्स बढ़ा देती, मैं एप्पल्स लेती 6 और मैंगोज लेती 8, हाँ या नहीं? तो 6 एप्पल्स परचेज करती और 8 मैंगोज परचेज करती, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 60 रुपीज एप्पल्स में जाता, मैंगोज में 40, इन टोटल 100। और एप्पल से मेरे को 120 की यूटिलिटी मिलती, मैंगोज से मेरे को 80 की यूटिलिटी मिलती, इन टोटल 200। तो इसमें भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 कॉम्बिनेशन देखे। पहला कॉम्बिनेशन जहाँ पे मैं कितने परचेज कर रही हूँ, 10 मैंगो 5 एप्पल। दूसरे में 4 एप्पल 12 मैंगोज। नेक्स्ट में 6 एप्पल और 8 मैंगोज। तो मेरे को 3 कॉम्बिनेशन मिल गए, मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल। अब इसी को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, देखो मैं पहला कॉम्बिनेशन कौन सा था, 10 मैंगोज, एक जगह मैंने मैंगोज रखे, दूसरी जगह मैंने एप्पल्स रखे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं मैंगोज में, तो मैंने पहले कॉम्बिनेशन था मेरा 10 मैंगोज, एप्पल कितने 5, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कॉम्बिनेशन था मेरा कौन सा, 12 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 8 मैंगोज 6 एप्पल्स, अलग अलग कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे हमने पॉइंट डिसाइड कर लिया, देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। क्या ए बी सी तीनों में ही मेरे को 200 की यूटिलिटी मिल रही है? बिल्कुल। तो इस कर्व को जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, अगर मैं इस पॉइंट्स को मिलाती हूँ तो मेरा आईसी कर्व ऐसा बनता है, ठीक है। तो आईसी कर्व की खासियत ये होती है कि अगर कोई सा भी पॉइंट ले लूँ ना, मैं कोई सा भी इस पूरे कर्व में कोई सा भी पॉइंट ले लूँ, हर जगह मुझे 200 की ही यूटिलिटी मिलेगी। हर पॉइंट में मेरे को कितने की यूटिलिटी मिलेगी, 200 की ही यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। कोई भी कॉम्बिनेशन फिर वहां पे मैं ले सकती हूँ कि सब में ही मेरे को कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 200 की यूटिलिटी मिलेगी। तो आईसी कर्व बनता है ऐसे, ठीक है। तो अब आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगा और हर चीज, पूरा कर्व, पूरा कॉन्सेप्ट ये आपको अब क्लियर हो जाएगा इस एक एग्जाम्पल से जो मैंने अभी आपको समझाया। और आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि आईसी कर्व ऐसा बनता क्यों है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आईसी कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, आईसी कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, कितने कमोडिटीज के, 2 कमोडिटीज के, ऑफ 2 कमोडिटीज विच गिव इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या हर पॉइंट पे हर एक कॉम्बिनेशन 200 का यूटिलिटी दे रहा था, हाँ या नहीं, इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा था, बिल्कुल, टू द कंज्यूमर। सो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज विच गिव इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, नाइस। तो अब अगर मैं इसी को ही एक शेड्यूल बना दूं इस इंडिफरेंस कर्व का, अलग अलग कॉम्बिनेशन ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, फूड और क्लॉथिंग का एग्जाम्पल लिया है, आपके बुक में भी एग्जाम्पल है। तो कॉम्बिनेशन, अगर मैं पहला कॉम्बिनेशन बनाती हूँ 1 फूड एंड 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ्स, 2 यूनिट्स ऑफ फूड एंड 7 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर मेरे को फूड और चाहिए, मेरे को और फूड चाहिए, फूड के यूनिट्स बढ़ाने, खाने के यूनिट्स बढ़ाने, तो कपड़े मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कपड़े मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, ठीक है। मैं कपड़े भी उतने खरीदूं, मेरे खाना भी बढ़ाते जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिर तो मेरी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी कि नहीं, बिल्कुल। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उन 2 कमोडिटी के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो इसी वजह से अगर मैं फूड को इंक्रीज करूंगी, फूड को क्या करूंगी, फूड के यूनिट्स को इंक्रीज करूंगी, तो मेरे को क्लॉथ्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक बात बताओ, मुझे 1 यूनिट फूड का अगर इंक्रीज करना है तो कितने क्लॉथ्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 3 यूनिट्स। 3 अगर मैं क्लॉथ्स को सेक्रीफाइस करती हूँ तब जाकर मैं 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा फूड खरीद सकती हूँ, बिल्कुल। नेक्स्ट 2 यूनिट्स अगर मैं वापस से आगे और 2 यूनिट्स सेक्रीफाइस करूंगी तो एक और यूनिट जो है जाएगा, फिर नेक्स्ट यूनिट सेक्रीफाइस करूंगी तो एक और हमारे को फूड का यूनिट मिलेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 करा, स्टार्टिंग में कितना करा 3 सेक्रीफाइस करने से 1 यूनिट बढ़ा, नेक्स्ट में 2 सेक्रीफाइस करने से 1 यूनिट, और नेक्स्ट में 1 सेक्रीफाइस करने से 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। और रियल लाइफ में भी ऊपर तो हमने 2 को सेक्रीफाइस करा है, बट असल में होता क्या है, रियल लाइफ में भी यही होता है कि आपके जो सेक्रीफाइस आप जो गिव अप कर रहे हो वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और जब आप एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करके जब दूसरे कमोडिटी को परचेज करते हो, जिस रेट पे करते हो, जैसे यहाँ पे है ना 3:1, 2:1, 1:1, इस रेट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या MRS क्या होता है हमारा, देखो, what is marginal rate of substitution is the rate at which the consumer is willing to substitute one good for another। एक गुड के लिए दूसरे गुड को अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो गिव अप कर रहा है या सब्सटीट्यूट कर रहा है विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा, हर एक में सेम सेटिस्फैक्शन रहेगा, तो उस रेट को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। उस रेट को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट इज MRS। ठीक है, ओके, आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व क्या होता है समझ आ गया, ये बनता है ऐसा क्यों है ये समझ आ गया, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है वो समझ आ गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो भी समझ आ गया। अब बात करते हैं हम इंडिफरेंस मैप की। व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इंडिफरेंस मैप इज अ ग्रुप और अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। अगर मैं बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का एक ग्रुप बना दूं, एक सेट बना दूं, उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर बहुत सारे इंडिफरेंसेस कर्व, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। ठीक है, अब हर एक क्या इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फैक्शन बताएगा, बिल्कुल। देखो ये IC दूसरा सेटिस्फैक्शन देगा, ये IC दूसरा सेटिस्फैक्शन लेवल बताएगा, थर्ड अलग बताएगा, फोर्थ अलग बताएगा। बट जो 1 खुद एक IC 1 है, यहाँ पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हाँ, यानी एक कर्व में तो सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट अलग अलग कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको बताएंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, अलग अलग IC कर्व अलग अलग जो है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताएगा, बट एक जो सिंगल IC कर्व है उसमें जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको देंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए जी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, होप। और अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व? अगर मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड जा रहा है? देखो डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल, इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्या बोलता है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या वो कॉन्वेक्स है? देखो ओरिजिन हमारा ये रहा, 0 हमारा ओरिजिन है, और या क्या इसके कॉन्वेक्स है हमारा? कैसा है कर्व? कॉन्वेक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हायर इंडिफरेंस कर्व यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन। ऊपर वाला IC कर्व हमारे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे उस सेटिस्फैक्शन आपको कम मिलेगा। ठीक है, ऊपर वाला IC चूज करोगे तो हायर सेटिस्फैक्शन, नीचे वाला चूज करोगे तो लोअर सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है, ओके। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या एक दूसरे से मिल सकते हैं वो दोनों? इंटरसेक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फैक्शन दिखाते हैं, इसलिए वो दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे हमने 4 प्रॉपर्टीज जानी। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, indifference curve is convex to the origin, higher indifference curve yields higher satisfaction, and two indifference curve never intersect each other. ठीक, okay, let's move on to the budget line, और उसके बाद हमारा एक और लास्ट टॉपिक बच जाएगा एंड चैप्टर ओवर हो जाएगा। टेंशन मत लो, थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखो। ओके,
सो नेक्स्ट इज बजट लाइन. व्हाट इज बजट लाइन? अब भाई अगर मेरे को दो कम्युनिटीज परचेज करने हैं तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस मुझे मिल जाएंगे, बट मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करूँ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन माई इनकम, कि भाई मेरे पास इनकम कितनी है, कंज्यूमर के पास इनकम कितनी है, वो उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना है. तो उसके लिए हमारे को एक पहले बनाना क्या पड़ेगा, एक बजट लाइन बनानी पड़ेगी. ठीक है, अपना बजट बनाना पड़ेगा. तो इसको समझते हैं बजट लाइन कैसे बनता है, थ्रू एन एग्जाम्पल. भाई हर एक चीज़ का एग्जाम्पल से समझोगे तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, बट अगर आपको एग्जाम्पल्स ही नहीं मिले, बस ये होता है ये होता है, चैप्टर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के साथ आपको, आई होप आपको अब तक के चैप्टर बहुत ईजी लग रहा हो या समझ भी आ रहा हो, कन्फ्यूजन आपकी दूर हो रही हो कि ये होता क्या है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग चैप्टर होता है बच्चों के लिए. चलिए, तो इसको बजट लाइन को हम एक एग्जाम्पल से जानते हैं, और ये एग्जाम्पल वापस से बोल रही हूँ आपके बुक के ही एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, तो आप बुक में से भी रेफर कर सकते हो इनको. सो इनकम आप फॉर एग्जांपल हम एक मान के चल रहे हैं कि एग्जांपल मान रहे हैं कि आपकी इनकम, एक कंज्यूमर की इनकम 200 है और दो कमोडिटीज हम परचेज कर रहे हैं, फूड एंड क्लॉथ्स. सेम एग्जांपल. सो फूड का जो प्राइस है वो है 20 और क्लॉथ्स के जो प्राइजेस हैं वो 40 है. फूड के 20 एंड क्लॉथ्स के 40. इनकम कितनी, 200. ठीक है, अब जैसे जैसे मैं यूनिट्स, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्लॉथ्स के यूनिट्स, एक कॉलम लिया मैंने क्लॉथ्स के यूनिट्स और एक कॉलम लिया मैंने फूड के यूनिट्स, कि अगर मैं दोनों को खरीदती हूँ तो मेरा कितना खर्चा होने वाला है. ठीक है, तो अब मेरे पास इनकम कितनी है, 200. इनकम कितनी है, 200. मेरे को खर्च कितना करना है, 200 रुपये खर्च करना है. फूड के प्राइस 20 है और क्लॉथ्स के प्राइस 40 है. तो मैं कितने कितने यूनिट्स खरीदूं ताकि मेरे को 200 रुपीज़ मेरे स्पेंड हो जाए. ठीक है, खर्च हो जाए, तो वो मेरे को जानना है. देखो मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए, आप खुद भी सोच सकते हो कि भाई ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं ताकि मेरे 200 रुपये खर्च हो. तो अगर मैं सीधा बोलूं कि मैं क्लॉथ्स जो है सीधा 5 क्लॉथ खरीदूंगी और फूड कोई सा भी नहीं खरीद रही, तो इसमें भी मेरे कितने खर्च होंगे, 200 रुपये. ऐसी ही, या 4 यूनिट्स क्लॉथ्स के खरीदती हूँ और 2 यूनिट्स फूड के खरीदती हूँ तो भी 200. ऐसे मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए, क्लॉथ्स के 3, 4 units of food, 2 units of clothes, 6 units of food, 1 unit of clothes, 3 units of food, 0 units of clothes and 10 units of food. तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं. अगर मैं इतने इतने यूनिट्स ऑफ फूड और इतने यूनिट्स ऑफ क्लॉथ्स खरीदती हूँ तो मेरे टोटल कितने खर्च होंगे, मेरी इनकम कितनी खर्च होगी, 200. तो ये कॉम्बिनेशंस मैं परचेज कर सकती हूँ, मैं ये कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकती हूँ. ठीक है, तो और हर एक कॉम्बिनेशन में कितना खर्च होगा, 200. और इसी को ना, इसी शेड्यूल को हम कहते हैं बजट सेट. इसको क्या कहते हैं, बजट सेट. क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम दिखा रहे हैं. ठीक है, नाइस. सो अब मैंने जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जहाँ पे मेरा कितना खर्च होगा, 200 रुपीज़ खर्च होंगे, उसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो वो ग्राफ बनता है हमारा ऐसे. ये पॉइंट्स कैसे बनेंगे, देखो 5 पे 0 था, नेक्स्ट 4 पे हमारा कितना था, देखें 4 पे 2 यूनिट्स, तो 4 पे हमारा 2 यूनिट, 3 पे हमारा 4 यूनिट्स, 2 यूनिट्स अगर क्लॉथ्स खरीद रही हूँ तो 6 यूनिट्स ऑफ फूड, 1 यूनिट पे 8. क्या यही बन रहा है कॉम्बिनेशंस हमारे, है ना. तो इससे अगर मैं स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो हमारा बनता है बजट लाइन. उस लाइन को हम क्या कहते हैं, बजट लाइन या प्राइस लाइन. उसको हम क्या कहते हैं, बजट लाइन या प्राइस लाइन. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव ऑफ द रेशो px अपॉन py. दोनों के जो प्राइजेस हैं उसका रेशो अगर ले ले नेगेटिव में, उसको हम कहते हैं बजट लाइन. उसको हम क्या कहते हैं, बजट लाइन या प्राइस लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया था, इनकम दे रखी थी और प्राइजेस दे रखे थे. ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, बजट लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, कितने कॉमोडिटीज के, 2 कॉमोडिटीज के, विच कैन बी परचेज्ड विथ अ गिवन बजट. एक गिवन बजट जो कि 200 रुपये था, एट गिवन प्राइजेस, जो दोनों के अलग अलग प्राइजेस थे 2 कॉमोडिटीज के. ठीक है, उसको बजट लाइन रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि मेरे को इनकम भी दे रखी है और प्राइजेस भी दे रखे हैं उन दोनों कॉमोडिटीज के. क्लियर, आई होप आपको बजट लाइन भी क्लियर हो गया. ठीक है, ओके. सो अब चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हम आ चुके हैं, आखिरी कॉन्सेप्ट, आखिरी टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. इस पूरे एनालिसिस को, इस अप्रोच को पूरा समझने के लिए हमारे को कुछ टर्म्स जानने थे कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है,
बजट लाइन क्या होती है हमारी, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सारा जानने के बाद ही हम ये सीख सकते हैं कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसलिए हमने कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़े और अब हम फाइनली लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा अगर मैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यूज करती हूँ तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक और एंड दिस चैप्टर। तो इस इक्विलिब्रियम में इस अप्रोच में हमारे को अगर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में होना है तो दो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन कि एमआरएस जो है पीएक्स अपॉन पीवाई के इक्वल होना चाहिए। एमआरएस पीएक्स अपॉन पीवाई के इक्वल होना चाहिए। क्या है अभी समझाऊंगी मैं। और दूसरी कंडीशन है कि एट द सेम टाइम उस इक्विलिब्रियम में जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब समझो कि ये एमआरएस अपॉन पीएक्स है क्या। ये एमआरएक्स एक्स वाई जो है रिप्रेजेंट करता है इंडिफरेंस कर्व को। किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिफरेंस कर्व को। क्यों ऐसा, क्योंकि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। वो क्या जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों जा रहा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जैसे जैसे एक कमोडिटी को मुझे इंक्रीज करना है, इस वाले को इंक्रीज करना है, इस वाले को कम करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। एक्स कमोडिटी को अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो वाई कमोडिटी को मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पढ़ा था ना हमने। और इसी को हम क्या कहते हैं, जिस रेट से हम डिक्रीज कर रहे हैं उस रेट को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के वजह से वो जो आईसी कर्व है, जो वो इंडिफरेंस कर्व है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अभी हमने देखा कि पी एक्स अपॉन पी वाई क्या होता है, बजट लाइन। पी एक्स अपॉन पी वाई क्या होता है, बजट लाइन। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन मिल जाए, जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन मिल जाए, वो इंडिफरेंस कर्व मैं चूज कर लूंगी, वो इंडिफरेंस कर्व मैं चूज कर लूंगी। ग्राफ में देखो मैंने इंडिफरेंस मैप बनाया, अलग अलग सेट्स, मतलब एक पूरा सेट बना दिया इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व, 3 इंडिफरेंस कर्व लिए हैं यहाँ पे मैंने, 1, 2 and 3। और मैंने एक बजट लाइन ड्रॉ कर दिया, मेरा एक बजट लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि, और बजट लाइन कैसे ड्रॉ करा होगा, मेरी इनकम और प्राइसेस को कंसीडर करके। ठीक है, तो अब मैं वो बजट लाइन चूज करने वाली हूं या वो इंडिफरेंस कर्व चूज करने वाली हूं। एक सेकेंड, ओहो चलो छोड़ो इसको, ये तो वापस हो नहीं रहा। चलिए, तो अब मैं उस इंडिफरेंस कर्व को सेलेक्ट करने वाली हूं जहां पे बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, टेंजेंट मतलब कि जो कर्व को जब टच करके जाता है ना, जिस कर्व को जब टच करके जाता है उसको हम कहते हैं टेंजेंट, याद है ना। तो जिस आईसी कर्व को बजट लाइन टेंजेंट होके जाएगा, जिस आईसी कर्व से बजट लाइन टेंजेंट होके जाएगा, मतलब टच करके जाएगा, उस इंडिफरेंस कर्व को हम चूज करेंगे। तो वो कौन सा इंडिफरेंस कर्व है, कौन सा इंडिफरेंस कर्व आपको दिख रहा है, ये वाला IC2, क्योंकि यहाँ पे बजट लाइन उसको टच करके जा रहा है और यहाँ पे हमारी कंडीशन पूरी होती है, दैट इज MRS इक्वल्स टू PX अपॉन PY, मतलब इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू द बजट लाइन। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। और क्या इस पॉइंट पे, जहां पे यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे क्या ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, बिल्कुल कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारे यहाँ पे पूरी हो रही है। तो मैं कौन सा कर्व चूज करूं, मैं इंडिफरेंस कर्व 2 चूज करूंगी। तो यहाँ पे हम देखो हमारा कंक्लूजन क्या है कि इंडिफरेंस कर्व IC2 is the highest possible indifference curve which the consumer can attain under the given situation। इस सिचुएशन में हम कौन सा चूज करेंगे, इंडिफरेंस कर्व 2 चूज करेंगे, जहां पे बजट लाइन इज इक्वल्स टू द इंडिफरेंस कर्व। और यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं। तो डेफिनेशन देंगे एक बार। डेफिनेशन क्या कहता है, इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर टेक्स प्लेस एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द बजट लाइन, टेंजेंसी ऑफ द बजट लाइन विद द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व से बजट लाइन जहां पे टेंजेंट होगा वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। एंड एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल्स टू द प्राइस रेशियोज ऑफ द टू कमोडिटीज। क्लियर, पक्का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, आप डेफिनेशन लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, ग्राफ बना के आएंगे और लास्ट में कंक्लूजन डालेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अगर कोई भी डाउट्स आए
प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, डन विद दिस चैप्टर, डन विद दिस टॉपिक, डन विद दिस चैप्टर। देख लें एक बार हमारे को सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया कि नहीं करें। जल्दी से ऊपर पहुंच जाओ। देखिए हमने जान लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच, वन कमोडिटी केस, सेकंड टू कमोडिटी केस भी हमने पढ़ लिया, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी टॉपिक आपके बुक से मिस नहीं हुआ है, हर एक टॉपिक हमने इस चैप्टर का कवर करा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ चैप्टर भी समझ आ गया हो और आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए हों। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और अगर कोई भी डाउट्स आए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं रिप्लाई पक्का करूँगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Thank you so much.